अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाब और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम का आगाज करेंगे, जरा बात करेंगे चांद ग्रहण के हवाले से। अनवार, आपने कभी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण कभी देखा है? उसे बचपन से हम सुनते आए हैं कि इनका जो मुशाहिदा है वो डायरेक्टली नहीं करना है, जबकि वेस्ट में तो प्रॉपर एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर लेकर पाकिस्तान में या एशिया में आई थिंक पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा मिथ्स हैं। और आज इस साल का सेकंड यानी कि दूसरा चांद ग्रहण होगा, जो कि 1 बजे से दोपहर इसका आगाज हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर जो इसका वक्त होगा वो शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे ये इख्तिताम होगा। कराची में ये इतना नहीं देखा जाएगा, जबकि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहां पर ये वाज़ेह तौर पर, खासकर जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां पर ये क्लियरली देखा जाएगा। बिल्कुल। और इसमें चांद ग्रहण के हवाले से दुनिया के जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, जो तहजीबें हैं, वहां पर डिफरेंट मिथ्स हैं इस चीज को लेकर। स्पेशली अगर हम मिथ्स ही हैं, ये भी हम बता दें, साइंटिफिकली या रिलीजियसली इसका कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। काली बिल्ली का अनवार गुजर जाना। लेकिन हिंदू मजहब में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो चांद ग्रहण के दौरान खाना नहीं पकाया जाता, किसी नए घर की बुनियाद नहीं, जहरीला हो जाता है खाना। आप देखें ये किस तरह की अजीब सी एक बात है। तो ये हिंदू मजहब में है, यकीनी तौर पर मुसलमान इस तरह की चीजों पर बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोग इस चीज पर बिलीफ रखते हैं। धोखे नहीं रखना चाहिए, हाँ नमाज जरूर अदा करनी चाहिए, उसका बोला गया है, हमारे रिलीजन में बताया गया है कि वो पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन इससे कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। तो बहुत सारे लोग हमला खवातीन के हवाले से भी मिथ्स रखते हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा, अभी एक रिसेंट हमारे मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, उस सूरत हाल में भी ऐसा लग रहा है कि चांद ग्रहण अफेक्टेड है। बिल्कुल, चांद ग्रहण, इस पे लोग हमें बाइस ना कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो सोशल मीडिया पर काफी मीम्स इस हवाले से बन रही है कि जो लॉन्ग मार्च की तारीख बदली जा रही है। पहले वो बदली गई थी कि कल सेमीफाइनल है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, तो ऑब्वियसली अवाम वहां पर मसरूफ होगी। लेकिन अभी एक मिथ ये भी चल रही है, ये भी बात चल रही है कि लॉन्ग मार्च को शायद चांद ग्रहण से कनेक्ट करके भी डिले किया जा रहा है। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल। बेरहम सियासत का सफाकाना अंदाज, मरीज तड़पते रहे, शहरी रुलते रहे, लेकिन शहंशाह मुअज्जम का शौक सर चढ़कर बोलता रहा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, FIR दर्ज, कप्तान का सदर को खत, लॉन्ग मार्च की तारीख फिर बदल गई। क्रिकेट की दुनिया का बादशाह कौन? कौम ने फिर से शाहीनों से तवक्कुआत वाबस्ता क्यों कर ली? क्या खुशियां सलामत रहेंगी? सिग्नल्स हैं, ना ही है स्ट्रीट लाइट्स। कराची की सड़कों के खड्डे शहरियों के लिए ब्लैक होल बनते लगे। 10 माह में 116 जाने टूटी सड़कों ने निगल ली। शहबाज शरीफ की बीजिंग रियाज यात्रा, क्या चीन और सऊदी अरब में कुर्बतें बढ़ रही हैं? क्या चीनी सदर का दौरा सऊदिया तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा? और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस्लामाबाद पर चढ़ाई, एहतजाज करने वाली नर्सेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। मीठा मीठा हिप हिप, कड़वा कड़वा थू थू कब खत्म होगा? तो बहरहाल प्रोग्राम का किसी को नहीं पता ये कब खत्म होगा। तो बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज है आज एक किसी को कुछ और भी नहीं पता चला। बिल्कुल लाइव शो है बहरहाल। अच्छा अनवार, कराची से खबरें आ रही हैं। कराची में जो मौसम है वो जरा सरमा की पहली बारिश हो गई। मैं FM रेडियो भी सुन रही थी और वहां पर आपको पता है कराची वाले जरा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है, क्योंकि कराची में यूजुअली मौसम इतना ज्यादा तब्दील नहीं होता है। रहती है। हाँ, तो मैं भी जब कराची में रही काफी देर, तो वहां पर मतलब हमारे लिए हमने लॉन पहनी हुई है, कॉटन पहनी हुई है। कराची वाले शौकिया जैकेट्स वगैरह, बिल्कुल लाहौर आते हैं तब वो जैकेट्स पहनने का शौक उनका पूरा होता है। और उनको तब एक्चुअल में पता चलता है कि अच्छा वाकई ठंड इसे कहते हैं, सर्दी है। लेकिन बहरहाल प्लेजेंट वेदर हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। कराची से ये स्टार्ट हुआ है और प्रोग्राम का स्टार्ट आज हम करेंगे एक वीडियो से। ये वीडियो आपने पीर की सपहर से अब तक मुतअद्दिद बार जरूर देखी होगी और इस वीडियो के बाद आपके जहन में जो सवालात गर्दिश कर रहे होंगे यकीनन वो भी काफ़ी चुभने वाले होंगे, जहां आपने धुएं के बातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बेहिसी जरूर देखी होगी। बिल्कुल ऐसे, जहां पर मौसम, वी ऑल नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम स्मोक, मौसम बहुत चेंज हो चुका है। मेरी आवाज में भी आपको जरा थोड़ी सी तब्दीली
मतलब महसूस शायद हो रही हो, अनवार को तो बहुत महसूस हो रही होगी मेरी टीम को, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लॉकेज है, स्मोक इतना ज्यादा है, कफिंग और तबीयत आवाजार बच्चों की, हम तमाम लोगों की हो रही है। और ऐसे में अनवार आपको पता है कि लोग बाहर निकले हुए हैं, मार्च के लिए निकले हुए हैं, लॉन्ग मार्च में खान साहब के लिए, अपने लीडर के लिए निकले, दो के ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, अपने अपने लीडर्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये क्या बात हुई कि कहीं पर एहतजाज हो रहा है, कहीं पर आग लगी हुई है, कहीं पर लोग एम्बुलेंस में फंसे हुए हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, कोई अपनी जॉब पर नहीं जा रहा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनाब जो वासिक अब्बासी साहब हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं और पीछे जो धुएं के काले बादल हैं वो भी आपको उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी बेरहम सियासत है, ये इसका मुंह बोलता सबूत है। एक शेर है जो कि बेख्तियार जहन में आता है कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह परस्त बोले, हुजूर शौक सलामत रहे, शहर और बहुत। बिल्कुल, अब ये प्रायोरिटीज आप देखें कि किस तरह से लोगों का एक हुजूम वहां पर है, वहां पर टायर्स को जलाया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बीच में भी जो सियासत की जा रही थी उसमें क्रिकेट को ऐड किया गया है, लोगों का रास्ता रोका गया है। अगर हमारा आइन और कानून हमें ये इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो यही हक आम आवाम को भी हासिल है कि वो अपने दफातर, अपने स्कूल, अपनी ड्यूटीज पर टाइम पर और इजीली पहुंच सकें, ना कि जो कि तमाशा यहां पर किया जा रहा है, एहतजाज के नाम पर क्रिकेट खेली जा रही है, इससे लोग डिस्टर्ब। और उसमें आप देखें ना, बार बार दो के एक सैड इंसिडेंट हुआ है खान साहब के साथ, जो सानिया वजीराबाद हुआ, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल लॉन्ग मार्च की जो तारीख है वो दी जा रही है, वो चेंज की जा रही है। मुसलसल जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो भी बेचारे परेशान है कि वो अब जो फाइनल डेट बहरहाल सामने आई है, वो जुमेरात की डेट सामने आई है, 10 नवंबर की अनवार डेट सामने आई, और तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च की ये डेट जो है वो चेंज किया। अच्छा, जहां पर एहतजाज जारी है, तो एहतजाज की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो एफआईआर है वो नहीं कट रही थी, दो के ये एफआईआर कल काट ली गई, लेट काटी गई, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी एक्टिव हमें नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो मर्जी की एफआईआर नहीं है तो फिर वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफा मांग लिया है चेयरमैन सेनेट से, और जिस पर बाप पार्टी की जानिब से भी बिल्कुल उन्होंने मुतालबा ये मुस्तरद कर दिया है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है वो कहीं ना कहीं हमें बंद गली में जाती भी दिखाई दे रही है इस तमाम तर सिचुएशन के बाद। और जो मुतालबा किया गया सादिक संजरानी से, उसे भी हमने आपको बताया कि सख्ती से रद्द कर दिया गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान इदारों पर अपना जो दबाव है, प्रेशर है, वो बरकरार रखना चाह रहे हैं और हर को भी लेटर आजमाया जा रहा है। बिल्कुल, खत लिखा गया है कि बार बार वजीर दाखिला की जानिब से जान से मारने की धमकियां हैं, इस पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें जेल में डालने की धमकियां हैं, जेर हिरासत तशद्दुद जैसे जो वाकयात पीटीआई रहनुमाओं के साथ उन्होंने बताया कि हुए हैं, उस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी जानिब अनवार, पीटीआई का मौकिफ सामने आ रहा है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, जो हकीकी आजादी के तौर पर जो लोग बाहर निकले हैं वो अब वाकई आजादी चाहते हैं। अच्छा, पूरी सिचुएशन का अगर हम लोग एक तबसरा करें, जायजा लें, तो मुझे लगता है अब हम भी डेली खबरें देखते हैं कि मेरे भी एनालिसिस सामने अक्सर आ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कभी इंजॉय भी करती हूँ, कभी मुझे जरा गुस्सा भी आ जाता है कि ये क्या दोनों साइड से हो रहा है। अनवार, एक बात तो क्लियर है कि इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल आमने सामने हैं, और बहुत ही कहा जाए ना कि लेकिन जो पेशकश वजीर दाखिला ने की है वो बहुत बड़ी पेशकश है। उन्होंने कहा कि खान साहब सबूत दे नहीं एक बार कि उनको 4 गोलियां लगी है, मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। आई थिंक काफी हद तक ये ठीक बात है, और अगर इस पर मेडिकल बोर्ड बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो इतने सवालात उठ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि खान साहब इस पर सोचे, अपनी टीम से इस पर डिस्कस करें। खान साहब ने कहा कि 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन शौकत खानम अस्पताल के मुताबिक गोलियों के ये साइफर वाला मामला ना हो जाए ना कि कौम जो है वो उसमें ही मुब्तला रह जाए शक में, और साइफर गुम गया, साइफर का किसी को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से खान साहब को बड़े दिल का मुजाहिरा, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। बिल्कुल, हम तो शामिल तफ्तीश होने को जो है वो तैयार हैं, और जो मैंने बात की है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम तफ्तीश में उसे लाएंगे। 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक मैं कह रहा हूँ कि वो नवीद मुलज़म जो मजहबी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, और दूसरा इमरान खान के 4 फायर नहीं लगे। इमरान खान का कोई इंडिपेंडेंट जो है वो
जो है वो मेडिकल बोर्ड उसका करे। अगर 4 फायर साबित हो जाए तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, अगर 4 साबित ना हो तो इमरान खान इस्तीफा दे देगा। उसे चैलेंज है, उसे 4 फायर नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बजिद है कि वो जो 3 नाम हैं उनको भी FIR में शामिल किया जाए। क्या वजह है इस जिद की? पहले तो खैर आपके सीनियर प्रोड्यूसर को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने मुझे सुबह उठाने में कामयाब हो गए, वरना मैं अपने बीवी और उससे पहले अब्बा अम्मा के कहने पर भी सुबह 9 बजे नहीं उठता था। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे मेरा दिन जो है वो आमतौर पर 10-11 बजे शुरू होता है। लेकिन मैं आपसे बहुत बसत एहतराम ये कहूँगा कि हम लोग जहाँ यूँ हैं, और मुझे बड़े आपके एक बहुत सीनियर नसरुल्लाह मलिक जो है मेरे साथ बड़े अरसे तक रहे हैं, हमने इंडिया सफर भी किया कि जो और आपके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको बुरा बिल्कुल कतई नहीं मानिएगा, जो एंकर्स होते हैं, जो आपकी डिजिटल पॉलिसी होती है, उसमें आप पॉलिसी में अपनी राय करने का आपको सॉरी टू से प्रोफेशनली राइट नहीं होता। राय देता है जो जिससे आप ले रहे हैं। आप सवाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करें किसी भी जमात के लिए, पीपल्स पार्टी या नून लीग, कि इनकी बेइज्जती देखिए, इनकी ये चीज देखिए, तो ये एक स्टेटमेंट बन जाता है। और जो मेरा ख्याल है कि ये किसी जमात के बारे में नहीं बोला, सियासत के बारे में जरूर बोला है कि सियासत बेरहम है, लेकिन किसी जमात का तर्ज आई डोंट थिंक सो कि हमने रिसेंटली कभी इस तरह से इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि टायर जल रहे हैं और वहीं पर क्रिकेट भी खेली जा रही है? बेरहमी तो आपने राना सनौलत की भी देखी कि 25 मई को उन्होंने कहा और कहा उससे ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। क्या नहीं हुआ इस्लामाबाद में? मैं नहीं कह रही बात कि जवाब आपकी बात बिल्कुल बजाय, उन्होंने बिल्कुल ये कहा, लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन इस पे ये की कि अगर कोई मेरे घर पर हमला करेगा या अगर कोई आपके घर पे जाएगा और कोई ताले तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करेगा, जलाएगा, तो मैं अपना डिफेंड करूंगा, ये उन्होंने बोला। देखिए, एक तो बीबी बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत को मैंडेट ही हासिल नहीं है। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं, KP में उनकी गवर्नमेंट नहीं, बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट नहीं, सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं, इस्लामाबाद में KP में उनकी, सिर्फ सिंध में उनकी हुकूमत है। और ये हुकूमत भी उनको मैंडेट नहीं था। जिस तरह इमरान खान अपना मैंडेट खो चुके थे 20 MNA जाने के बाद, इख्तियार में नहीं रहते, उन्हें इस बात छोड़ देना था। इनके पास मैंडेट नहीं था। इन्होंने साथ हमारे इनके भाइयों को दिया, फिर 4 बाप पकड़े, एक जेल से 2 मैंगलों को दिए। इस तरीके से इनका ये मैंडेट बना। इन्हें चाहिए था कि नया मैंडेट लेते, इलेक्शन लेते। इन्हें 11 महीने का राइट नहीं था। ये तो एक अलग बात है। इमरान खान की सियासत से, क़यादत से आप जरूर उसका आप करें, लेकिन मैं ये तो पहला आपको जो कह रहा था, आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन आपको एक राय देने का किसी एंकर को नहीं। सियासत बेरहम होती है, पार्टी के बारे में आप नहीं कह सकते तो बेस है और बेरहम हो। सर पार्टी के बारे में नहीं बोला, सर पार्टी के बारे में नहीं बोला, सियासत के बारे में बोला है। और उसकी जगह मेरे ख्याल से कोई भी जमात हो, और मेरे ख्याल से उसके बारे में ही होगा, अगर कोई भी इस तरह का रवैया रखे कि एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, लोग बेचारे अगर मर रहे हैं, और कोई भी जमात हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, आई थिंक आम इंसान सफर करता है। आई नो हम भी सफर कर रहे होते हैं। जिस दिन धरना होता है, मैं अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजती, हम जिस तरह से दफ्तर पहुंचते हैं, तो ये मेरे ख्याल से आम इंसान की बात कर रहे हैं, आम पब्लिक की बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं। इसमें जाती राय या वो कहीं पर भी नहीं आ गया कि एंकर अपनी राय रख रही है। सर एक जो नॉर्मली लोगों की राय है या ख्याल है, उसको रिप्रेजेंट करने की एक कोशिश कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून को हरगिज कभी भी नियो के प्लेटफॉर्म से सर टारगेट नहीं किया गया, और हमारी कोशिश भी होती है यही। मेरी कभी रही है, मैं चैनल में आपको भी है, और मैंने आपसे कहा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेता हूँ। क्या पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर लगा के शहर बंद नहीं किया गया, जबकि वहां दाखिल नहीं हुआ था? ये भी लोगों की सहूलत के लिए था। अब आप बुनियादी सवाल अगर करना चाहती है तो कीजिए। तो फिर मैंने आपसे लाइटर वे में सवाल करा था। जी मुजाहिद साहब, आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा भी कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सड़कों पर आ गई, लॉन्ग मार्च भी कर लिया, एक अफसोसनाक इंसिडेंट भी हुआ। आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम कार्ड इस्तेमाल कर चुकी है और एक बंद गली में फंस रही है? अब ये एक और बात है कि सियासत में कौन बंद गली में, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो की जमाने में 4 सूबों में आती थी, आज सिंध के 4 डिस्ट्रिक्ट में सिमट में रह गई है, और वजारतों और मामूलीन की तादाद इस सब उनकी कौमी असम्बली में 50% से ज्यादा है।
क्या ये सियासत है? क्या इसी तरह आप दीगर सियासी पार्टियों को देखें, क्या इनको राइट है कि ये 70-75 केयर टेकर गवर्नमेंट 75 MNA रखे, हर हफ्ते जो है ये पूरे वक्त बना के जाए? बंद गली में तहरीके इंसाफ जाएगी सियासी तौर पर। अगर इमरान खान ने ये सियासत जारी रखी, वो ये कह रहे जी आप इलेक्शन कराएं, ये बताइए इलेक्शन क्यों ना कराएं? और सॉरी टू से इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, मैंने कभी इतने वाज़े तौर पर नहीं देखा। और हम लोग तवातुर से ये कहते रहे कि DGISR को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना था, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। वो प्राइम मिनिस्टर के ताबे होते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी दे सकता है जैसे। लेकिन मुजाहिद साहब उन्हें मजबूर किया गया, आप क्या समझते हैं? उनके इदारे पर इल्जामात लग रहे थे, वो उस चीज को काउंटर करने के लिए आए। वो कोई जात नहीं है उनकी, वो एक इदारे की नुमाइंदगी करते हैं जी, वो एक इदारे की नुमाइंदगी करते हैं। ये उन्होंने बारहा कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपनी जात को क्लियर करने के लिए नहीं आया, मैं आज आया हूं इदारे के लिए। DGISPR बहुत अच्छे तरीके से हमेशा केस पेश करते हैं जी, मुतमईन करते हैं, उनके बड़े फ्रेंडली रिलेशन है। उससे पहले भी DGISPR, और इसीलिए तर्जुमान कहा जाता है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा या सुना, अगर आप अपने सीनियर से पूछते क्या ऐसा ही तर्जुमानी करने आता है अपने इदारे के लिए? आपने देखा नहीं फिर हमीद कुल जैसे लोगों ने जो मुहिम जुई की थी, कितना लोगों ने भुगता? जनरल अख्तर रहमान ने मुहिम जुई की तो हम लोगों ने कितना भुगता? असद दुर्रानी ने जो वोटों की खरीदो फरोख्त करी इस्लामी जमहूरियत के इलेक्शन में, कितना भुगता? ये तो किताबें आ चुकी हैं। आपने मुजाहिद साहब, हमने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी सबके सामने, अगर इदारे की मुखालफत होगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात किस तरह से जीती है, अगर ये सारी मामला है? देखिए, अब आपने खुद ही चले ज़िमनी इलेक्शन में किया कि इमरान खान बंद गली में गए। जो आदमी बंद गली में जाएगा वो 9 में से 8 इलेक्शन जीत सकता था, 36 में से 26 इलेक्शन जीत सकता था। ठीक है। अच्छा मुजाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि इंतखाबात की डेट क्यों जो है हुकूमत नहीं दे देती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये रवैया दुरुस्त होगा, क्या ये रिवायत दुरुस्त होगी पाकिस्तान की सियासत में कि फिर कोई भी जमात उठे और लॉन्ग मार्च करे और इंतखाबात के लिए इदारों पर और मुख्तलिफ पार्टीज पर या हुकूमत पर प्रेशराइज करे और इस तरह से इंतखाबात की तारीख मांगी जाए? फिर क्या ये दुरुस्त होगा आने वाले वक्त के लिए भी? बेबी मेरे ख्याल में हमने तो यही सुना है, हमने 70 की तहरीक देखी है जी, भुट्टो के खिलाफ जो, और कितनी खूनी तहरीक थी। और आज किताबें लिखी जा चुकी है कि ये पार्टियां मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद, ये मियां शाह साहब के मेंटोर जो लोग थे वो थे, या असफंजार वली के वली खान, इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर उस वक्त तहरीक में आए थे भुट्टो को फांसी चढ़ाने के लिए, और फिर ये लोग हुकूमत में भी शामिल हुए थे। हमने MRD की भी तहरीक देखी है, हमने सो कॉल वकला की तहरीक वकला की चली थी, सब शहर बंद नहीं हो गए थे। तो ये तो तहरीकें चलाने पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और क्या करे और करेंगी पार्टियां? क्या बिलावल ने मार्च नहीं किया? क्या फजल रहमान ने मार्च नहीं किया? क्या शहबाज शरीफ साहब ने मार्च नहीं किया? ये राइट होता है उनका। हाँ, अगर वो राइट से हटकर लोगों को इश्तिहार दिलाएं, क्या आग लगा दो ऐवान सदर को। मुजाहिद साहब, राना सनाउल्लाह की जो पेशकश सामने आई है, आपको नहीं लगता कि बड़ा अच्छा मौका है उनको, बड़ा अच्छा मौका है उनको सियासत से खैरबाद कहने का, अगर खान साहब उनकी पेशकश कबूल कर लेते हैं? अब वो तो हद ये हो गई है कि उनके एक मिनिस्टर, अब आप गौर कीजिए, राना तनवीर साहब तो ये कहते हैं कि मैं सियासत है तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि इमरान खान की गोली ही नहीं लगी। हमारे शर्जील मेमन ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद पर हमला कराया। क्या आपको यकीन आएगा इस बात पर? इतना बड़ा सारी दुनिया के सामने झूठ हो सकता है? नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, थोड़ी सी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। बी रैशनल, यानी इतना अगर हुकूमतें और क्या कोई तर्जुमान, ठीक है, लेकिन हुकूमतें वक्त यही कह रही है कि इस पर एक मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला इस हवाले से बात कर रहे हैं सीनियर तजियाकार मुजाहिद बरेलवी ने हमें ज्वाइन किया था। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आप इतना अर्ली उठे आज हमारे शो के लिए। सो आप ब्रेकफास्ट कीजिएगा, ठंडा जरा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त शर्म उल शेख में मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास में मौजूद हैं। और इस इजलास में सरबराहान मुमलिकत ने जहां कार्बन गैसेस के अखराज को कम करने की कोशिशों से पीछे हटने के खिलाफ इंतबाह और अमीर ममालिक से कुदरती आफात के बाद गरीब ममालिक को मुआवजा देने का मुतालबा किया है, वहीं हम देख रहे हैं कि जो हालिया मौसमियाती
तब्दीली है जिससे पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा तबाही आई है, उस पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती भी किया गया। और सिर्फ अगर गुज़श्ता चंद माह की बात की जाए तो इन माह के दौरान कुदरती आफात ने दुनिया भर में हजारों अफराद, लाखों को बेघर किया है, अरबों को नुकसान पहुंचाया और बड़े पैमाने पर सैलाब ने पाकिस्तान और खासकर नाइजीरिया के कई इलाकों को तबाह किया है। अफ्रीका, मगरबी अमरीका में खुश्कसाली हुई है, समुद्री तूफानों ने कैरेबियन सी को अपनी लपेट में लिया, 3 बरे-आज़मों को बदतरीन गर्मी की लहरों का सामना करना पड़ रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से जहां मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर जो असरात इस वक्त सामने आ रहे हैं उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, वहीं गुज़श्ता 4 बरस से पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई को भी दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश की, एक अच्छी कोशिश थी और अनवार तवक्को की जा रही है कि इस कॉन्फ्रेंस के शुरका बिलखसूस अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली से कुरैश को बचाने के लिए कोई वैलिड, कोई ठोस इक़दाम जरूर यकीनी तौर पर एक जामे हिकमत अमनी अपनाने की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से असरअंदाज हुआ है और ये मुकदमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी बरादरी के सामने रखा जा रहा है। बिल्कुल अनवार, बढ़ रहे हैं हम ब्रेक की जानिब और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे फिनाले की, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच की। अगर पाकिस्तान जीता है सेमीफाइनल में और इंडिया, सो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए जरा हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे विद अस। पाकिस्तान अभी और अच्छा खेले, सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, अगर हार गया तो घर वापस आ जाएगा, तो यहाँ तक जब पहुँचा है तो आगे भी अब अच्छा खेले। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो, क्योंकि कोई भी चांस नहीं था पाकिस्तान का पहुँचने का। जिस तरीके से पाकिस्तान पहुँची और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया और साउथ अफ्रीका हार गए नीदरलैंड से, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्रिकेट शायकीन के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, वो इस वक्त बहुत हाई है। ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस वक्त सेमीफाइनल में है और ये सेमीफाइनल तय करेगा कि फाइनल में कौन सी टीम्स आमने सामने होंगी। लेकिन दुनियाई क्रिकेट में हलचल मची हुई है और एक ही आवाज आ रही है कि अनवार फाइनल में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही मैच होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है रवीश बिश्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। इंडिया से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं रवीश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। सो क्या आप देखना चाह रहे हैं फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? तो कल के मैच के लिए आपकी भी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान ही जीते ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यस, इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मैच होता है। अगर पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को अगर आप देखें तो इसका मदर ऑफ ऑल मैटर। और जो लास्ट मैच भी जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का मेलबर्न में, वो तो कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी थी, क्योंकि लास्ट बॉल फिनिश हुआ उसमें विराट कोहली एंड इंडिया उस मैच को जीता। वो नेल फाइटिंग फिनिश था और वैसा ही मैच जो है इंडिया पाकिस्तान के रिसेंटली देख रहे हैं, चाहे एशिया कप में देखें, वहां पे भी ऐसे मैच में काफी क्लोज है। तो ये एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होता है, फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके साथ जुड़ते हैं और एक अलग ही कहते हैं ना, एक यूफोरिया बन जाता है मैच से पहले। तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी सब लोग यही सोच रहे हैं जब पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया। इनफैक्ट जब साउथ अफ्रीका हारा था उस समय मॉर्निंग टाइम था यहाँ पर, और जब साउथ अफ्रीका हारा था तो तभी से ही मैंने देखा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए थे, नाउ इट्स इंडिया पाकिस्तान। क्योंकि फिर पाकिस्तान का मैच था बांग्लादेश के साथ और पता था कि पाकिस्तान हरा देगा बांग्लादेश को, क्योंकि उनकी बाद में उन्होंने क्रिकेट अपनी काफी इंप्रूव की फर्स्ट 2 मैचेस के बाद से। उनकी वो बॉलिंग लाइनअप है, जो प्लेइंग 11 है, वो अच्छी सेकंड उन्होंने खिलानी शुरू की। तो जब पाकिस्तान वो पूरा मैच मैंने देखा पाकिस्तान बांग्लादेश का, पाकिस्तान जीता उसको, तो इट वाज ऑन द कार्ड्स की ठीक है, क्योंकि इंडिया तो साउथ अफ्रीका के हाथ से क्वालिफाई हो गया था। तो यहाँ पे उसी समय से जैसे ही साउथ अफ्रीका हारा था उसी समय से बात होने लगी थी कि नाउ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द फाइनल। हालांकि मेरा ये मानना है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन में ना पहुंचे। आप उम्मीदें लगा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, एज ए फैन, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आप उम्मीदें लगा सकते हैं, बट डोंट राइट ऑफ कंक्लूजन पे तो हम पहुंच नहीं पा रहे थे। जिस तरह से हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल ही खेल रही थी, जिसमें हमने देखा कि मौजज़ात हुए हैं, फिर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में वापस आई है। जाहिर बात है इंडिया में भी इस चीज को विटनेस किया गया। हमने शो के स्टार्ट में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बात कर रहे थे कि किसको 1 डाउन आना चाहिए, बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इंडिया में क्या बहस चल रही है? देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इंडिया में जब पाकिस्तान हारा था, देखिए एक तो क्या होता है कि सोशल मीडिया की वजह से बैशिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बैंटर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
मीम्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 10 विकेट से, तो पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन आते हैं, फिर इंडिया ने अभी इधर हरा दिया उनको, तो इंडिया के फैंस आते हैं, तो बैंटर चलता रहता है, व्हिच इज गुड, ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ क्रिकेट के लिए। मेरा पर्सनल नजरिया ये था जब मैं पाकिस्तान के, क्योंकि मैंने सारे मैचेस देखे हैं पाकिस्तान, ये दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वरना इंडिया पाकिस्तान के मैंने 2015 से सारे मैच कवर किए हैं, ऑन द ग्राउंड, एडिलेड में कवर किया, कोलकाता में उनका मैच हुआ, देन इंग्लैंड, देन यूएई, दुबई एंड एशिया कप, मैंने सारे मैचेस कवर, किसी भी ये वाला कवर नहीं किया। पाकिस्तान की क्रिकेट गलत नहीं थी, अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान मैच भी 19.5 ओवर तक पाकिस्तान के ही पास था, वो वहां पे कुछ गलत नहीं था, वो एक लास्ट बॉल फिनिश मैच था जो आइदर वे जा सकता था, एंड द हेरिक्स ऑफ विराट कोहली और वो नो बॉल जो वहां पर आई उससे इंडिया उस मैच को जीत गया। अगेंस्ट जो जिम्बाब्वे वाला मैच था उसमें भी आप देखिए लास्ट बॉल था, पाकिस्तान वाज टेकिंग इट वेरी इजी, वो आराम से उस मैच को जीत रहा था, लेकिन बस लास्ट बॉल में पाकिस्तान से वो मैच निकल गया। बट उनकी क्रिकेट खराब नहीं थी, प्लेइंग 11 जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली थी वो खेलनी चाहिए थी इंडिया के अगेंस्ट, और जो इंडिया के अगेंस्ट खेली थी वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलनी चाहिए थी। बाद में उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 को काफी करेक्ट किया, हारिस को लेकर आए, अच्छा कर रहा है, वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उनको बॉलिंग अटैक भी काफी पोटेंट नजर आ रहा है। ऐसा नहीं था पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट के लिए, सम टाइम यू नीड अ लक, वो शायद नहीं था वहां पे, या कुछ चीजें गलत हो रही थी, एरर आ रहा था। रवीश, अगर हम जरा थोड़े से स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, टेक्निकल जरा गुफ्तगू करें, कल का मैच है, 2 के इस वर्ल्ड कप में हमने देखेंगे बड़े बड़े अपसेट्स भी हुए हैं ओवरऑल, अगर हम दोनों ग्रुप्स की बात करें। अच्छा, कल के मैच में आप किसको देख रहे हैं विनर, और इसी तरह आप भारत वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के मैच में आप किसको देख रहे हैं विनर? स्ट्रेंथ और वीकनेस को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एनालिसिस शेयर करें। देखिए, अगर ये मैच हो रहा होता पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तो मैं कहता डेफिनेटली इंग्लैंड जीतेगा मैच को, क्योंकि वो इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को हरा के गया उनके घर में और 4-3 से उन्होंने सीरीज जीती वहां पर। और अगर ये मैच हो रहा होता इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो मैं कहता डेफिनेटली न्यूजीलैंड इस मैच को जीतेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का अपर हैंड T20 वर्ल्ड कप में स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया, पाकिस्तान तो न्यूजीलैंड को हरा के आया उनके घर पे, एंड इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखे तो इंडिया के खिलाफ रवीश, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त भी दी है अभी उन्हीं के होम ग्राउंड्स पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कह रहा हूं, बट मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ शायद ज्यादा मजबूत हुई है मोमेंटम उनके साथ। एक चीज आप ध्यान देना, वर्ल्ड कप में ये मैटर नहीं करता आप कैसे स्टार्ट करते हैं, इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप मोमेंटम कैसे बिल्ड करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 1992 वर्ल्ड कप देख लीजिए, इमरान खान की कैप्टनसी में पाकिस्तान शुरुआती मैच हारा, एक मैच उनका रेन से वॉश आउट हुआ, उसके बाद उन्होंने मोमेंटम पकड़ा, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया एंड वन द वर्ल्ड कप। सिमिलरली 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर आप देखिए पाकिस्तान आउट हो रहा था, सडनली एंजेला मैथ्यूज एक कैच छोड़ते हैं सरफराज का, और उसके बाद वहां से मोमेंटम ठीक होता है, पाकिस्तान वहां पे मैच जीता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट अपना मोमेंटम कैसे रखते हैं, वो मोमेंटम पाकिस्तान के पास आया है। मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। केएल राहुल ने भी मैचेस मारे, केएल राहुल बड़े मैच के प्लेयर, मतलब बड़े मैच में रन मारने पड़ेंगे उनको। स्पिनर्स का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से आ रहा है, इट्स ऑन द डिफेंसिव साइड, क्योंकि अक्षर पटेल से ज्यादा बॉल करा नहीं रहे, अश्विन एज ए विकेट टेकिंग बॉलर नहीं हो रहे हैं, बट यस अर्शदीप एक बहुत अच्छी फाइंड हुए उनके लिए। जिस तरीके की क्रिकेट बैटमैन सूर्य कुमार यादव ने दिखाई है वो बहुत जबरदस्त रही है, और वो एक बहुत अच्छी कॉन्टेस्ट दोनों सेमीफाइनल में देखने को मिलेंगे। ठीक है रवीश, ये बताइएगा अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, उसके बाद वहां से सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, विराट कोहली हैं, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स जब भी अटैक करते हैं तो वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली जो शुरू के ओवर्स हैं इंडिया की। अगर इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल होता है, जो कि सब यही चाह रहे हैं, तो फाइनल होता है, तो किस तरह से फिर इंडियन टीम प्रेशर लेगी, क्योंकि नफसियाती प्रेशर रहता है शाहीन शाह अफरीदी का। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा एकदम से हमें नहीं पहुंचना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल पहुंचेंगे, जैसा मैंने कहा कि न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड ऑफ कोर्स दे आर आल्सो प्लेइंग, बट यस अगर चलो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है, जो कि सारे फैंस उम्मीद कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी अभी जो पहला मैच हुआ था इंडिया का उसमें भी खेले थे, इंडियन बैट्समैन उनको काफी अच्छे तरीके से कैप्टन किया। यस ऑफ लेट अभी वो टूर्नामेंट में 2 मैचेस जो हमने उनके देखे उसमें काफी अच्छी फॉर्म में आए, बट ऐसा नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी को खेला नहीं है। वो क्या है कि जहन में 2021 वर्ल्ड कप का स्पेल जो है ना वो सबके आया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि इंडियन बैटर्स जो है वो बढ़िया स्विंग गेंदबाजी नहीं खेल सकते, एक्सप्रेस बॉलिंग नहीं खेल सकते, उन्होंने खेली भी है, तो वो भी तैयारी करके आएंगे शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। बट डेफिनेटली पाकिस्तान इन पिचेस में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, आपने वसीम को भी लिया है, नसीम शाह हो गए, बॉलिंग अटैक काफी पोटेंट नजर आता है। बट मत भूलिए विराट कोहली के छक्के देखिए, जो हारिस राव जिसने पहली जो 4 गेंदें कराई थी उसमें से 3 रन दिए थे, बट देन कम द 6 over the bowler's head and then you know the flick 6, so they have the shots। और सूर्य कुमार यादव को देखिए, वो कहते हैं 360 डिग्री प्लेयर नहीं है, 720 डिग्री प्लेयर है, जो ऑफ स्टंप के 5वीं स्टंप की बाहर की गेंद को भी 6 मार सकता है।
So they have the ability. It's on the given day. आप कितने चार्ज अप हैं, कितने चार्ज अप है, आपकी बॉल लाइन लेंथ पे पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, that is more important, I guess. रवीश, बस आपसे एक प्रेडिक्शन चाह रहे हैं कल के मैच की और इंडिया और इंग्लैंड के मैच की। सिर्फ प्रेडिक्शन बता दें, आपकी नजर में कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि ये क्या कह सकते हैं ऑन द कार्ड्स है कि शायद इंडिया एंड पाकिस्तान का एक फाइनल होने वाला है इस बार एमसीक्यू। ग्रेट। अच्छा रवीश, मैच को हमने देखा कि गुज़श्ता जो मैचेस थे बारिश ने, मौसम ने बड़ा मुतासिर किया। फाइनल मैच की पिच और मौसम के हवाले से ये मैच मुतासिर नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से हर कोई यही ख्वाहिश कर रहा है। क्या कहेंगे फाइनल वर्ड्स? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बारिश ने बहुत ज्यादा टूर्नामेंट को प्रभावित किया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका हो गए, इंग्लैंड इवन सफर्ड अ लॉट, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गए। फॉर्चुनेटली इंडिया भी एक मैच बच गया, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था इंडिया का, वहां पे बांग्लादेश बहुत अच्छा खेल रहा था और वो जीत भी सकते थे उस मैच में, देन विनिंग आई वहां पर और फिर मैच टर्न अराउंड हो गया। डेफिनेटली ऑल आर होपिंग फॉर टू गेट इन द रिजर्व भी है, बट होपफुली कि पूरा मैच होगा। मुझे नहीं लगता। ठीक है रवीश, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट रवीश भिष्ट हमारे साथ मौजूद। रवीश, बेस्ट ऑफ लक ओनली फॉर द सेमीफाइनल्स इंडिया के लिए, ठीक है? ये सिर्फ सेमीफाइनल्स के लिए है। तो इंशाल्लाह जिस तरह से रवीश भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल वो भी देखना चाहते हैं और जो दोनों ही मुल्कों के अवाम हैं वो भी ये फाइनल देखना चाहते हैं। जो भी फाइनल जीते इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहिरा करना चाहिए। बाकी कल के मैच का इंतजार होगा, कल मैच देखेंगे तो तबसरे भी आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करेंगे। अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको जिक्र करते हैं शहर कायद कराची का, जहां की सड़कें इस वक्त मोटरसाइकिल सवारों के लिए मौत का जाल बन चुकी हैं। बहुत ही मखदूश हालत है वहाँ की सड़कों की इस वक्त, और जिस पर हम देख रहे हैं कि रमा साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान 116 बाइकर्स जान की बाजी हार चुके हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। जबकि मजमूई तौर पर रोड हादसात में हम देख रहे हैं 165 शहरी लुकमाए अजल बन चुके हैं। कराची की सड़कों पर चलने वाली बड़ी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा शहरियों की जानें निगल रही हैं और मुख्तलिफ इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि ऐड हैं। जिस तरह से अगर लाइसेंस कोई लेने जा रहा है तो लाइसेंस पैसों की बुनियाद पर लिया जा रहा है, प्रॉपर ट्रायल देकर लाइसेंस नहीं मिल रहा, फिर रोड अवेयरनेस लोगों को उस तरह से ज़्यादा नहीं है, जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, अगर स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, सड़कों पर खड्डे हैं, तो इस वजह से ये इतने अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं जिस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक आर्टिकल काफ़ी देर पहले मेरी नज़र से गुजरा और उसमें मैं पढ़ रही थी कि लोगों के अंदर हवाई जहाज से सफर करने का जो खौफ है और उससे होने वाली अमवात का जो खौफ है वो अवाम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए अगर वेस्ट की बात की जाए तो वहां पर लोग कोशिश या प्रेफर भी करते हैं कि वो ट्रैम्स के जरिए ज्यादा ट्रेवल करें, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हवाई जहाज के बगैर वो मुमकिन नहीं होते। लेकिन अगर फैक्ट्स को पढ़ा जाए, दुनिया भर के जो फैक्ट्स हैं उसमें, और खासकर जो एशिया यानी कि जो इंडिया पाकिस्तान है, उसमें सबसे ज्यादा अगर अमवात होती हैं और जो रिकॉर्ड होती हैं वो मोटर बाइक्स हादसात होती है। और अगर हम अपने यहाँ भी पैटर्न देखें हमारे मुल्क की सड़कों का, तो कोई एक पैटर्न या उस तरह से रूल या लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों हम फेल हैं उस तरह से कवानीन या अवेयरनेस के हवाले से कि वो लोगों तक पहुंचा सके। अच्छा, जो रिपोर्ट्स और फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, जो कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो फैक्ट्स शेयर किए गए हैं, इन अफराद में से 11 शहरी बसों, 12 वाटर टैंकर्स, 14 डंपर ट्रक और ऑयल टैंकर्स, 20 ट्रॉलर्स और 37 अफराद दीगर ट्रक हादसात में जाम। बिल्कुल, लेकिन वजूहात डिस्कस करने की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रोड इंजीनियरिंग है, स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, विच इज सो अनफॉर्चुनेट कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वहां पर फिर जो एक्सीडेंट हैं वो ज़्यादा होते हैं या फिर वो काम नहीं करते हैं। ड्राइवर जो हैं उनकी अदम महारत है, ट्रैफिक कवानीन की अदम पैरवी इसमें शामिल है। और जिस तरह हमने लाइसेंस के हुसूल की बात की है, लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है उसमें जाली लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं। शहर में जो मौलिक हादसात हैं उसमें ज़्यादातर
जो ट्रक शामिल हैं। अदादो शुमार के मुताबिक 31 हादसात में से 28 इसमें से जानलेवा साबित हुए। अच्छा अतवार, इसकी ये जो रिपोर्ट अभी तो फिलहाल हम कराची की शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो वजूहात का आपने जिक्र किया या जो मसाइल का हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं है, ये पाकिस्तान के जो दीगर शहर है, खासकर लाहौर हो गया, वहाँ पर भी इस तरह के हादसा जो है रूबा होते हैं। और जो सिक्स सेंस की अगर बात की जाए कि लोगों में वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप लाहौर की फिरोजपुर रोड का एक बार रुख करें और आप देखें, और इसी तरह कराची के शराय फैसल का, तो हमें मालूम पड़ेगा कि लोगों को जो बेसिक अवेयरनेस या सेंस है उसके हवाले से तरबियत का शदीद फुकदार हमें हमारे मुल्क की सड़कों पर दिखाई देता है। बहरहाल ये एक सीरियस रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। मैं इस को वाइंड अप करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगी कि अपनी जान की परवाह आप खुद करें। और वो कहते हैं ना कि जब भी ड्राइविंग एंड वार सीखी जाती है तो उसका पहला रूल यही सिखाया जाता है कि आप ये सोचें कि बाकी जितने भी इस रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं वो सब अंधे हैं, दे आर ब्लाइंड, और बस आप ही देख सकते हैं। तो अपने आप को खुद ही संभाल कर आप ट्रेवल करें, सफर करें, खासकर अगर आपके साथ बच्चे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी माओ को भी, बाप को भी, पेरेंट्स को भी, कि अक्सर अनवार हम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर बच्चे आपके साथ मौजूद हैं तो प्लीज खौफ खाएं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, कार सीट्स का स्पेशली बच्चों के लिए इस्तेमाल लाजमी करें इफ यू आर ट्रैवलिंग इन कार। अनवर आगे बढ़ते हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं और उससे लग यही रहा है कि अमेरिका की दुनिया पर गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी है। और हम देख रहे हैं कि कल के जो दोस्त थे अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी अमेरिकी कैंप छोड़ने लगे हैं। इन तब्दीलियों के पेश नजर चीनी सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। याद रहे कि इस दौरे से चंद रोज कबल वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी चीन का कामयाब दौरा कर चुके हैं और इस माह के आखिरी हफ्ते में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान भी करेंगे। अच्छा अनवर, एक इक्वेशन जो है हमें ओवरऑल वो थोड़ी सी चेंज होती हुई, जो आलमी मंजरनामा है उसकी जो सियासत है वो तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम गुज़श्ता थोड़े दिनों पहले की बात करें, कुछ हफ्तों पहले की बात करें, तो पहले की खबरें भी आपके साथ शेयर कर दें कि रूस और यूक्रेन जंग के बाद जो ओपेक प्लस ममालिक है उन्होंने तेल की पैदावार में कमी का ऐलान किया था और अमेरिका ने इस इकदाम को रूस की मदद के तौर पर देखा था। और इस सिलसिले में अमेरिका ने सऊदी अरब को तेल की पैदावार में कमी से रोकने की भी भरपूर कोशिश की। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया, मगर इस दौरे का कोई खास नतीजा सामने नहीं आया है, जबकि जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन है उन्होंने सऊदी अरब को खुल्लम खुल्ला नताइज की धमकी भी दी है और उसका कोई असर हमें वो नहीं दिखाई दे रहा। तो इस वक्त डॉक्टर नवीद इलाही साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं सऊदी अरब मशरिक वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। ये जो डाइवर्जन है इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से बैलेंस कर पाएगा? अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब भी किस तरह से बैलेंस कर पाएगा? जी बहुत शुक्रिया। असल में जो आपने खुद जैसे फरमाया कि जो मंजरनामा है बैनुल अक़वामी ये तेज़ से चेंज हो रहा है। अब वो दौर नहीं है कि आप धमका के अपना काम चला लें। सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल कट के ऊपर एक स्टैंड ले लिया, जिसके ऊपर जो बाइडेन का बड़ा अनडिप्लोमेटिक जो एक जेस्चर भी था। और आप ये देखें कि उसमें पाकिस्तान ने ये कहा जाता है कि अनप्रेसिडेंटेड स्टांस लिया और क्लियरली सऊदी अरेबिया के साथ उनको बैक किया। तो मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी अरसे से जो चल रहा था सऊदी अरब और अमेरिका मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई थी पिछले कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे जब से जो बाइडेन जो है वो पावर में आए हैं। तो उस पर वलीअहद जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया और अपना स्टांस रखा, लेकिन उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रखे। ये नहीं है कि सिर्फ हटदर्मी से कोई जवाब दे दिया। उन्होंने चाइना के साथ एक क्लोजनेस का इजहार किया। फिर जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए थे सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है हमेशा से, तो वहाँ पे कहते हैं ना डेवोस इन डेजर्ट, जो वहाँ पे उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की, जहाँ पे अमेरिका से ही 400 CEO आए थे कंपनीज के। तो उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है सऊदी अरब ने, इंटरनली भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ओपननेस ला रहे हैं, और एक्सटर्नली भी वो अपनी एक ओपननेस कर रहे हैं और बाकी ममालिक के भी करीब जा रहे हैं, ताकि उनके अपने जो सारे हैं दे डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट।
तो ये उनकी एक चेंज है फॉर लास्ट 2 years ऑफ ओपननेस। अच्छा डॉक्टर नवीद, अब एक तरफ सऊदी अरब ने यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की, जैसा कि आपने भी कहा, साथ ही तेल के मामले पर मुकम्मल तौर पर रूस का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मशरिक़ वस्ता बड़ी तब्दीलियों की जद में आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को जो नताइज की धमकी दी है, वो जो नताइज है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, आप देखिए कि जितना भी आर्म्स और एमुनिशन है वो बेसिकली अमेरिकन है सऊदी अरेबिया के पास, और सिक्योरिटी कवर भी उनको अमेरिका देता रहा है एट ए वेरी हाई एंड हैवी कॉस्ट जो उसको जी। तो असल थ्रेट तो यही होगी कि हम वो रोक लेंगे, हम सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे, थ्रेट फ्रॉम इजराइल हो। चीन की 50% से जायद जो तेल की जरूरियात हैं वो सऊदी अरब के दरामदशुदा तेल से ही पूरी होती हैं। आलमी सियासत में चीन वाज़ेह तब्दीली चाहता है, ये तो सबको नजर आ रहा है। ऐसे में आप चीनी सदर का दौरा कितना अहम देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आप इनकी हिस्ट्री देखिए, जो चाइनीज हैं वो बहुत प्रैग्मेटिक उनकी अप्रोच होती है, अपना इंटरेस्ट वॉच करते हुए दूसरे का इंटरेस्ट भी वॉच करते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ जी। आप मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि 50s और 60s में आप देखिए जब पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर बन गया, जो कि वो थी ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम था कि चाइना और रशिया को इनसर्कल किया जाए और उस पे पाकिस्तान हिस्सा बना। लेकिन पाकिस्तान ने जाके चाइना को, चू एन लाई इस वक्त थे फॉरेन मिनिस्टर, उनको समझाया कि हमारी मजबूरी जो है वो इंडिया और रशिया की प्रॉक्सिमिटी है, नथिंग अगेंस्ट यू। तो वो इस बात को समझ गए और चू एन लाई ने पाकिस्तान विजिट भी किया। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि कितनी उनकी प्रैग्मेटिक अप्रोच है। उन्होंने पिछले 25 साल से 30 साल से फोकस रखा है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका ये ख्याल है और ये सही ख्याल है कि अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो मिलिटरीली भी स्ट्रांग होंगे। और ग्रेजुअली आप देखिए उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है 70 ममालिक में को उन्होंने इंक्लूड किया है जी उसमें। तो इट्स अ बिग इनिशिएटिव जो इकोनॉमिक भी है और कहीं कहीं पे स्ट्रेटेजिक भी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनकी ये अप्रोच बहुत अहम है। डॉक्टर नवीद, पाकिस्तान के भी किरदार की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भी इस वक्त रीजनल प्लेयर का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने अमरीकी धमकी के बाद सऊदी अरब से इजहार यकजहती किया है। फिर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा भी किया है, वो भी कामयाब रहा, जिसके बाद वो चीन भी गए। अब सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान आ रहे हैं रवा हफ्ते। तो रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हो रही है। गवादर में सऊदी अरब की मदद से ऑयल रिफाइनरी लगनी है, जिसके बाद सऊदी अरब बाकायदा चीन पाकिस्तान सी पैक का हिस्सा बन जाएगा। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि देखिए आपका ये 10 बिलियन का गवादर में जो रिफाइनरी लगाने का प्रोजेक्ट था, ये पिछले दौर में थोड़ा सा शेल्व हो गया, स्लो हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया में उतनी वार्मथ नहीं रही थी जी। और अब उन्होंने इस दौरे के बाद उन्होंने ये दोबारा कहा कि हम इसको रिवाइव करेंगे। तो $10 बिलियन रिफाइनरी जो है इट्स अ बिग पंप इन करेंगे ये पैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में समझता हूँ कि बड़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। अगरचे कैटेगोरिकली साथ दिया सऊदी अरेबिया का जो कि इनको देना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ अपने रिलेशन रिवाइव किए हैं, जिसका मजर जो है आपका फैटिफ ग्रे लिस्ट में से निकलना भी है, क्योंकि एक उसका एक पोलिटिकल एंगल भी था। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी अप्रोच का मुजाहरा किया है। जैसे 50s-60s में कहूँगा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में बहुत दानिशमंदी थी कि अमेरिका का एलाय होने के साथ साथ चाइना के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखा। अभी भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान उन्हीं लाइंस पे चल रहा है। जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जिनसे हमारी तवील मुद्दत रिलेशनशिप और ताल्लुकात होते हैं, उनके साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं और एक रिवाइवल हो रहा है इसमें। ठीक है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर नवीद इलाही हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन से। सर थैंक यू फॉर। और जिस तरह से सर ने भी ये बताया कि सऊदी अरब अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इतने गहरे रह चुके हैं कि उसको ख़राब होने में भी कुछ वक्त ज़रूर दरकार होगा। और जिस तरह से चीनी सदर का दौरा है या फिर सऊदी वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर आलमी सियासत को तब्दील करेगा। जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो भी चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आगे नाज़रीन बढ़ते हैं और एक बड़ी पता नहीं इंटरेस्टिंग न्यूज आप इसे कहेंगे या शॉकिंग, इट्स मोर शॉकिंग देन इंटरेस्टिंग। तो इंडोनेशिया का ये शख्स है जिसका नाम
कान बताया जाता है। अच्छा जी, कान का ताल्लुक जैसे मैंने कहा कि इंडोनेशिया से है और इसने 61 साल शहरी हैं ये, 61 साल शहरी है, मतलब 60 क्रॉस उन्होंने कर ली हुई है। 61 सालों में 87 इनिंग्स खेल चुके हैं। कितनी? 87 शादियां कर चुके हैं, यानी कि पर ईयर भी इनकी जो वो एवरेज है वो ज्यादा है, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। कमाल के और 88वीं की तैयारी इस वक्त इन्होंने कर दी है और जावा खित्ते में रिहाइश पजीर है। ये पूछे कि क्या ये सुखी है, इतनी शादियों के बाद सुख मिला है? मुझे लग रहा है कि ये सुख की तलाश में है। तो वो सुख उसी तलाश में, मेरे ख्याल से ये उसी तलाश में ये शादियों पे शादी करी जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब तक 87 शादियां कर चुके हैं और अब 88वीं जो शादी है वो अपनी एक साबका दोस्त से करने जा रहे हैं। और वो पहली बार शायद शादी करना चाहते थे, पहली पसंद, पहला प्यार उनका वो ये था, तो शायद पहला प्यार मिलने के बाद अब आगे फुल स्टॉप लगता है कि नहीं लगता। लेकिन ये तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिपीट मोड पे भी हैं, रिपीट भी कर रहे हैं शादियों को। 87 टोटल नहीं है, साबिका अहलिया से दोबारा भी शादियां कर रहे हैं, ये भी बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। अच्छा हाँ, ये भी है, उसके वो दोबारा अपनी पहली गलती को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी आप बीती है वो एक यूट्यूबर को सुनाई है, तो वो शख्स ये कह रहा है कि उसकी पहली शादी 14 बरस की उम्र में हुई अपने से 2 बरस एक छोटी लड़की से, और ये शादी सिर्फ 2 बरस चली। फिर इस तरह से उनकी काफी शादियां थी जो जिनमें से कुछ महीने चली हैं, एक शादी ऐसी भी थी जो एक हफ्ता चली है। तो एक दिन भी चलने वाली खान साहब की हिम्मत और अजमत को सलाम है। बिल्कुल इनसे बात करनी चाहिए और इनकी जो है वो मेरे ख्याल से कि बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी तो शॉर्ट स्टोरी हम आपके साथ सुना रहे हैं, लेकिन 61 साल जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, क्या हुआ होगा। हमें अपने मॉर्निंग शो में इन्हें बुलाना चाहिए, अपनी टीम को कहना चाहिए इन्हें ढूंढे, इनसे हमें वन ऑन वन गुफ्तगू करनी चाहिए। क्यूट इन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं किसी का दिल नहीं भाई तोड़ना चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आगे लाइफ में दुखी कर रहा हूं। मैं सबको दुखी कर रहा हूं। मैं कहता हूं भाई ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो आप भी मूव ऑन कर लो, मैं भी मूव ऑन कर लेता हूं। तो ये इनका लॉजिक ये है, कान साहब जनाब ये लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन आप इस लॉजिक पे कन्विंस मत होइएगा, ठीक है, जितने भी आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। तो ये कान साहब हैं, ये इंडोनेशिया में थे इसलिए ये कर गए, आप पाकिस्तान में हैं तो सोचिएगा। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि इतनी ज्यादा शादियां करने के बावजूद ये आज भी अकेले हैं, अभी भी उनके साथ कोई नहीं। अब वो 88वीं शादी करेंगे तो उनका कोई पार्टनर होगा, तो इससे भी सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं ट्विटर के जो नए मालिक हैं एलन मस्क, उनके हवाले से। और वो बहुत सारे दिनों से चर्चा में हैं और कोई ना कोई नया कदम उठा रहे हैं जब से उन्होंने सारा सिलसिला संभाला है। और नई जिम्मेदारियां संभालते ही हिंदुस्तान में 90% से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक हिंदुस्तान से मुलाजमीन को फारिग करने का जो आगाज़ है वो गुज़श्ता हफ्ते किया गया, जब उन्होंने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल जो कि एक बड़े ओहदे पर फाइज थे और उसके समेत कई टॉप एग्जीक्यूटिव उनको उन्होंने फारिग किया था। तो एलन मस्क ने $44 बिलियन के हसूल के पेश नजर ये बड़ी बड़ी जो बरतरफियां हैं, जिनमें से कुछ नाम हमने आपके साथ शेयर भी किए हैं, बाकी डिटेल्स आप भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। जिसमें हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कायम दफातर के अमले को फारिग करना भी इसमें शामिल है। और हिंदुस्तान में ट्विटर का अमला मुख्तलिफ शहरों में कायम दफातर में तकरीबन 200 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल था। और ज़राए के मुताबिक इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसमें बड़े पैमाने पर बरतरफियां की गई हैं, जबकि इतलात ये भी हैं कि पूरे महकमे को ही बरतरफ कर दिया गया है। और यही नहीं, हम ट्विटर पर भी देख रहे थे कि मोस्ट हेटेड पर्सन, जब से उन्होंने ऐलान किया था कि ब्लू टिक के लिए $1 चार्ज किए जाएंगे, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं। और फिर जो ये स्टेप लिया जा रहा है खुसूसन इंडिया में, अब एक होता है हीट वेव, ये हीट वेव अब आ रही है एलन मस्क के खिलाफ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अनवार ये भी मेरे ख्याल से बात शेयर हम करते हैं कि एलन मस्क जो है आई थिंक के
उनको खबरों में रहना भी आता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा आई थिंक हुनर होता है, एक गुण होता है कि वो आए रोज जो है कुछ ना कुछ ऐसा इकदाम उठा रहे हैं जिसकी वजह से वो खबरों में, उनकी खबरें हम भी आप देखें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो मुलाजमत से फारिग करवाने का सिलसिला था, ये आई थिंक काफी थोड़ा सा रैशनल भी था। जिस तरह से अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं एलन मस्क, पूरी दुनिया में उनका नाम है। वो रिपब्लिकन्स को कह रहे हैं कि सपोर्ट करें, तो वो साइड्स ज्वाइन कर ली गई हैं, बीइंग ऑनर ऑफ ट्विटर। बाकी देखिए आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे पेशावर के। पेशावर में नाजरीन जो नर्सिस का एहतजाज है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर पूरे पाकिस्तान में अभी उनका जो लॉन्ग मार्च अभी तो वो एक ब्रेक पर है, लेकिन वो कुछ दिनों में दोबारा कारवां बढ़ेगा और इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगा। तो ऐसे में दूसरी जानिब जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर नर्सिस सरापा एहतजाज क्यों है, जरा उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूं है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सबसे बड़ा अस्पताल है, लेडी रेडिंग अस्पताल, वहां पर जो नर्सिस हैं वो सड़कों पर निकल आई हैं, एहतजाज कर रही हैं। अच्छा, गुज़श्ता 9 माह से सूबाई हुकूमत ने यहाँ के जो सरकारी वसाइल हैं वो एहतजाजी सियासत के लिए इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से सरकारी निज़ाम का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम हो गया। अब ये जो नर्सिस थी, इनके जो बेसिक जो इनको पर्क्स मिलते थे, जैसे कि हॉस्टल्स में रहती थी, वहां पर जो उनका रेंट था वो 3,000 से 25,000 कर दिया गया। अचानक 3,000 से 25,000 कर देना, और उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो भी रिस्क अलाउंस है उसको खत्म किया गया है। सेहत कार्ड की अगर बात करें तो वो भी जो शेयर था उसको भी रोक रखा है। और अभी इस हवाले से नर्सिस को पीर के रोज हम देख रहे हैं कि जो अस्पताल के गार्ड्स हैं उनकी जानिब से पहले नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस रवैये के खिलाफ ही सूबे भर में हम देख रहे हैं कि जो नर्सिस हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नर्स मौजूद हैं, हुंजा रहमान, पेशावर से हमें ज्वाइन किया। हुंजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या सिचुएशन अभी वहां पर, आपके मुतालबात क्या हैं, किससे आपकी बात हो रही है, मुज़ाकराती टीम बनाई गई है इस हवाले से? सर अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा नाम हुंजा रहमान है, मैं एलआरएच की नर्सिंग ऑफिसर हूँ। हमारा मुतालबा ये था, पहले हम लोग के स्टार्ट पे जब हमारे मसले थे कि हमारे हॉस्टल की कटौती हो रही थी, एक रूम में 3-4 बंदे होते थे, पहले ये 150 था, फिर 300 हो गया, अभी पर हेड ये 15,000 से 3,000 तक कटिंग होती है। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, ये भी बिना नोटिफिकेशन की हुई है, हमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिला है। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, इसी पे किसी ने गौर नहीं किए। इसके बाद दूसरी स्टेप जो है, हमारी क्रिटिकल केयर अलाउंस जो है वो इंटरनेशनल हर जगह पे मिल रही है। KPK में किसी की भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ उधर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पिछले 5-6 सालों से जो मिल रहे थे उनको बंद किया गया है। हम लोगों ने इसी के लिए भी मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन हम लोगों ने सबमिट किया है, इसी पे भी किसी ने गौर नहीं किया है। इसके बाद सेहत कार्ड शेयरिंग जो है वो 50% दुनिया के हर हॉस्पिटल में 50% नर्सिस को मिल रही है, लेकिन LRH में वो नहीं है। और हम अपना पुरअमन एहतजाज मल्टीपल टाइम हम लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हम लोग जाके बैठ गए, लेकिन हमारे नर्सिंग डायरेक्टर बदकिस्मती से हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग फिर भी बार-बार ऑफिस में जाते थे कि सूबाई हुकूमत से किसी तरह के मुज़ाकरात सामने रखे हो, कोई राब्ता हुआ हो अभी तक, इस हवाले से कोशिश कब से जारी है? लेकिन हम 2 तारीख से पहले काफ़ी महीने हो गए थे, हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहे थे। हम 2 तारीख से हम लोग कंटिन्यूस इन्हीं के पास जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं बैठ रही है हमारे साथ। लेकिन हम लोगों ने फिर भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही है। और सिक्योरिटी वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की, तशद्दुद का निशाना बनाया है, और हमारे 3 फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स जख्मी हो गए हैं। कल LRH के सारे गेट्स बंद किए हुए थे, अंदर नहीं छोड़ रहे थे सिक्योरिटी और पुलिस वाले। ठीक है हुंजा, ये बताएं कि फंड्स में अचानक जो कटौती की गई है, हॉस्टल के किराए में इजाफा किया गया है, उसकी अभी बुनियादी वजूहात क्या सामने आ रही है? सर, हमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिला है, हमें कुछ पता भी नहीं है। उन्होंने बिना नोटिफिकेशन किए कटिंग की है। एक रूम में अगर 4 बंदे हो, एक बंदे से 20,000 जब कटिंग होती है तो ये एक रूम का 60,000 होता है। इसी तरह ये स्टार्ट पे 150 था, फिर 300 हुआ था, अभी ये 15 से 30,000 तक गई है। अच्छा हुंजा, तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा है कुछ खवातीन नर्सिस को, ये वाकया कब का है, किस तरह से हुआ, क्यों मामला इस नश तक पहुंचा?
मैडम कल जो हुआ था, हम लोग जब ड्यूटी पे आ रहे थे एलआरएच के सारे गेट बंद किए हुए थे। हम लोग जब ड्यूटी के लिए जा रहे थे सिक्योरिटी वाले अंदर नहीं छोड़ रहे थे। हम लोग जब जबरदस्ती किए कि हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने इसी तरह लाठीचार्ज किए। हमारे 3 फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स जो है वो जख्मी हो गए हैं उसी में। लेकिन हम ये नहीं कि ड्यूटी छोड़ के हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारा ये पुरअमन स्ट्राइक था। हम लोग एलआरएच के सामने ही ना हम लोगों ने एक शीशा तोड़ा है, ना हम लोगों ने एक गमला तोड़ा है, ये पुरअमन स्ट्राइक था हमारा। लेकिन हम लोग जो ड्यूटी ऑफ होती थी वही लोग आके स्ट्राइक पे बैठ जाते थे। जो ड्यूटी वाले होते थे वो अपने सर्विस देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। आज भी जो ड्यूटी वाले हैं ड्यूटियों पे हैं, लेकिन जो ऑफ ड्यूटी वाले हैं वो आज भी स्ट्राइक पे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हुज्जा रहमान नर्स हमारे साथ मौजूद थी, उनका ये कहना हमने एहतजाज किया जा रहा है और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपना काम कर रहा है, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहा है, लेकिन साथ साथ काम भी जारी है। अच्छा, बड़ा वैसे अफसोसनाक अनवार ये इंसिडेंट है, इस तरीके से नर्सिस का एहतजाज करना, बाहर आना, उन पर तशद्दुद करना। और आई बिलीव कि जो नर्सेज हैं या जितना भी स्टाफ होता है वो डॉक्टर्स को तो हम मसीहा कहते ही हैं, बट आई बिलीव कि वो भी मसीहा से कम नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर तो आके अपना एक मेजर ऑपरेशन करता है या अपने पेशेंट को गाइड करता है। लेकिन मीनवाइल आई हैव बीन थ्रू टू हॉस्पिटल्स, तो मुझे पता है कि कितना उनका जो इखलाक है, जो सपोर्ट होता है उस टाइम नर्सिस ही आपके साथ होती हैं। तो ऐसे में इनका एहतजाज करना मेरे ख्याल से कि इस पर सूबाई हुकूमत को बिल्कुल गौर करना चाहिए और उनके मुतालबात जरूर सुनने चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। ये जीत की बाजी हमारी ही होगी कल भी और इंशाल्लाह फाइनल में भी। आईसीसी की जानिब से ये पाकिस्तान का ऑफिशियल सॉन्ग जो कि गाया है तारिक नवीद, एक गुलकार जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड्स में गाना गूंज रहा है, जो कि एक बहुत बड़े एजाज की बात है। इसको शायकीन एंजॉय करें। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो वैसे तो हमारा असासा हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार हैं, और जब इस तरह से अब्रॉड मैचेस होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा क्राउड, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि पाक इंडिया मैच में रिकॉर्ड क्राउड था, तो बहुत बड़ी तादाद में बड़े पुरजोश होकर इन मैचेस को देखने जाते हैं। हमारे साथ तारिक नवीद मौजूद हैं, जिनका गाना भी हमने आपको सुनाया है, ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड्स में इनका गाना गूंज रहा है। तारिक, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप और किस तरह से इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं? ये गाना जो आपने बनाया था, तारिक से हमारा राब्ता आई थिंक हो गया है। तारिक, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे देख पा रहे हो? सुन पा रहे हैं? हम देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, और आपका गाना भी सुन चुके हैं। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपका, नबीहा आपका भी बहुत शुक्रिया। ठीक है तारिक, ये बताइएगा इस गाने के हवाले से तो पहले हम बात कर लेंगे कि इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड्स में जो आपका गाना चल रहा है, इस मोमेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अनवर साहब, ये मोमेंट जो है ये वंस इन अ ब्लू मून ये मोमेंट है फॉर मी एंड माय सेल्फ, माय होम एंड ऑल द पाकिस्तानीज हु लिविंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया एंड मेरे ख्याल ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग बिल्कुल ही वापस जाने वाले हैं और सडनली द होल प्लेन इज केम बैक और अचानक की खुशियां जो है वो बिल्कुल दोबारा आ गई और एक्साइटेड। अच्छा, तो तारिक, आपने मैचेस आपने एंजॉय किए, आप गए ग्राउंड्स में, अपना गाना आपने सुना होगा, तो वो लम्हा किस तरह से होता है जब पाकिस्तानी एंथम्स या गाने गूंजते हैं ग्राउंड्स में? तो आई एम श्योर कि जज्बात भी बढ़ते होंगे, क्राउड में भी एक्साइटमेंट बढ़ती होगी, और आपको कैसा महसूस हुआ खासकर? ये मेरे लिए भी एक ना यूनिक मोमेंट से, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि क्रिकेट मैच कभी इस तरह देखा हो, अपना ही एंथम भी चल रहा हो। That was very unique, very unique and very special moments for my life. और मेरे जो फ्रेंड्स थे और हमारे साथ जो क्राउड थे, जो दोस्त थे, वो भी सब एंजॉय कर रहे थे। मैं खुद भी इस गाने पे, पूरा गाने की मैंने दोबारा से शूट किया है इन द स्टेडियम। ठीक है। और बिल्कुल एक ड्रीम सा लग रहा था। तो ये गाना आपने वर्ल्ड कप से पहले ही तैयार कर लिया था या बस फिर मौके पर ही आमद हुई है? नहीं अनवर साहब, इसका ये था, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे हर टीम जीत नहीं सकती है, इसी तरह हमें हारना भी नहीं चाहिए, तो कभी जीत कभी हार। तो मेरे दिल में यही था, कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि हम ऐसा कुछ सॉन्ग निकालें कि अगर हम हार भी जाते हैं तो स्टिल वी नीड टू सपोर्ट अवर टीम, और अगर जीत जाते हैं तो वो तो सब कुछ सेलिब्रेशन तो करते ही हैं। तो दैट वाज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कि अगर हम हार गए किसी वजह से तो ऐसा गाना होना चाहिए कि कोई बात नहीं, दिल से बस खेले, चाहे आप जीते। हम हार कर भी जीत रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो मुझे बताएं, कल जो मैच होने जा रहा है, आप जा रहे हैं स्टेडियम में देखने?
हाँ जी, मैं बिल्कुल वहाँ पर जा रहा हूँ देखने के लिए। वो भी जा रहा हूँ, हम दुआ करते हैं अल्लाह के। तो कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप कैसी तैयारियां देख रहे हैं सिडनी में? क्योंकि हमने देखा कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो जो फैंस थे वो स्टेडियम के बाहर थे, आपस में गले भी मिल रहे थे, दोनों मुल्कों के गाने लगे हुए थे वहां पर और वो उस पर डांस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका एक तो आपको बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ कि सारी टिकट्स जो थी वो चूंकि होप्स नहीं थी और सारी टिकट्स पाकिस्तानी ने जो दी हुई थी सेमीफाइनल्स की वो वापस कर रहे थे और टिकट्स बहुत ही फ्री में भी लोग दे रहे थे, लेकिन अब अचानक ही वो सारी टिकट्स जो हैं वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बाय अगेन और सब लोगों ने संभाल ली है टिकटें और सब लोग अब रवाना दवाए हैं, काफिले रवाना दवाए हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया से सिडनी की जानिब। तो तारिक, अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कुछ गुनगुना दें कल के मैच के हवाले से। दुआ तो यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, लेकिन अपने जज्बात को अगर आप थोड़े से बोल दे देंगे तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। मैं जी बिल्कुल, मैं वही गाना जो अभी चल रहा है और मैं इस वक्त चला गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानी सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी मैं वही गुनगुना देता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल। बोले ये दिल बोले ये जान खेलेंगे हम जज्बा जवान है ये जुनून के रास्ता बूंदे बनी लहरें यहाँ देश की आन बान जो बाबर शाहीन रिजवानों को देखो इनको छा जाएंगे मैदानों में इंशाल्लाह। अज़्म हिम्मत जोश वलवला दुनिया से अपना मुकाबला छोड़ो यार ये जीत हार बस दिल से खेलें सब आएंगे जीतने बाजी पर जीतेगा सिर्फ हौसला छोड़ो यार ये जीत हार बस दिल से खेलें दिल से खेले। जी जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा मैसेज है कि जीत हार तो चलती रहती है लेकिन दिल से खेलना चाहिए और जो हार है उसको भी हौसले के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। बड़ा ही जबरदस्त आपका गाना है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है कल के मैच को लेकर, क्योंकि अब आपका ये गाना स्टेडियम में चल रहा है, शायकीन इस पर झूमते हैं। आपकी भी कोई प्रेडिक्शन है कल के मैच को लेकर? आप भी पाकिस्तान इंडिया को फाइनल में देखना चाह रहे हैं? देखिए जी, मेरी प्रेडिक्शन यही है कि पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल में जरूर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ तक जिस तरह से आया है वो इतनी बड़ी बड़ी दुआएं लगी हैं और पता नहीं क्या अच्छे काम हमने किए हैं, उसका ये समर मिला है। तो मेरा ख्याल है देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ऐसा मुमकिन लगता नहीं है मुझे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर होगा। अगर यहाँ तक पहुंचा है तो इंशाल्लाह अगर हौसले से खेलेंगे जीत ही जाएंगे। थैंक यू सो मच तारिक, आपने हमें ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया से और खूब आपने गाया। आई एम श्योर जब फाइनल का मार्का होगा और पाकिस्तान जीतेगा तो तब हमारा ही गीत पूरे ग्राउंड में गुनगुनाएगा। बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने अपने गाने में कन्वे किया हुआ है कि अगर आप हार जीत तो मैच का हिस्सा हैं, किसी भी स्पोर्ट का हिस्सा हैं, उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। हम ले लेते हैं वैसे, सभी लेते हैं बट इस तरह से शायद नहीं होना चाहिए। अपनी टीम को बैक करना चाहिए। कल के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी पकड़े, एहतमाम करें घर में और सूखा सूखा एहतमाम नहीं करना है, कोई पॉपकॉर्न्स कबाब चाय वगैरह का भरपूर एहतमाम करना है, क्योंकि कल मेरे ख्याल से सब लोग जमकर घर पर देखेंगे सेमीफाइनल। तो कल के मैच के हवाले से तबसरा और दीगर अहम खबरें और तर्जीह आपके साथ कल शेयर करेंगे। अभी लेंगे आपसे इजाजत, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।